नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से आपको दे दें। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। बीजेपी संगठन की बैठक में पहली बार सिंधिया भी शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपचुनाव पर मंथन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है, बीजेपी जुट गई है। और बीजेपी संगठन की बैठक में पहली बार सिंधिया भी शामिल हुए। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से उनके पास चलते हैं। शरद, तैयारी उपचुनाव की शुरू बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल आपने सही कहा कि उपचुनाव को जो लेकर तैयारी है वो अब शुरू हो गई है और 24 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर आज महत्वपूर्ण एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आने के बाद पहली बार संगठनात्मक स्तर पर होने वाली किसी बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं और वो भी उस बैठक में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ रहे हैं जो उपचुनाव से संबंधित है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है उपचुनाव की रणनीति के लिहाज से। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी इसमें उन सभी 24 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है उनके जो विधानसभा के विस्तारक हैं वो भी शामिल हुए थे और उन सबसे भी सिंधिया की सीधी बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उपचुनाव की रणनीति तेज कर दी है बीजेपी ने। हालांकि वैसे ही पहले से अगर हम देखें, जब से विधायकों के इस्तीफे हुए थे तब से करीब 2 महीने का वक्त निकल चुका है और अगर इस्तीफे देने से देखा जाए चुनाव होने की अवधि तो 6 महीने की होती है, यानी कि सिर्फ 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि रणनीति बनाई जाए। सिंधिया उसमें शामिल हो रहे हैं। ज़्यादातर जो विधायक हैं उन्हीं के समर्थक हैं या कांग्रेस से टूटकर आए हैं। 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। तो निश्चित ही ये जो रणनीति है वो उपचुनाव के लिहाज से काफी अहम कही जा सकती है। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर कहीं आफत है तो कई जिलों में राहत भी है। प्रदेश के 52 जिलों में से 36 जिले कोरोना से प्रभावित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है जो जिले हैं उनमें इंदौर सबसे अव्वल नंबर पर है। यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना के 900 से ज़्यादा मामले हैं। हालांकि कोरोना प्रभावित जिलों में कई मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। और तो और कई जिले कोरोना से मुक्त भी हो चुके हैं। हरदा, शाजापुर, गुना, राजगढ़, अलीराजपुर और श्योपुर, शहडोल, आगरमालवा, छिंदवाड़ा और अनूपपुर अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। तो एक तरफ आफत यह है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तो ये रोजाना 100 से ज्यादा के तौर पर बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि 4400, 4500, 4600, 4700 और अब ये 4800 हो चुका है मध्य प्रदेश में। तो एक तरफ आफत यह है और कुछ इलाके, खास तौर पर भोपाल का जहांगीराबाद इलाका या इंदौर के कुछ इलाके जो हैं वहीं से बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ राहत की बात यह भी है कि लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही कई सारे जिले ऐसे भी हैं जो कि ग्रीन जोन में आ गए या ये कह सकते हैं कि कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 134 नए मामले सामने आए। प्रदेश भर में अब तक 4818 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 2408 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 244 लोगों की मौत भी हुई है और इंदौर में 79, भोपाल में 40 और जबलपुर में 4 नए केस सामने आए। इसके अलावा टीकमगढ़ और बैतूल में भी 2-2 नए मरीज मिले हैं। तो बैतूल जो कि कह सकते हैं कि कोरोना मुक्त हो चुका था, एक बार फिर से यहाँ 2 मरीज और मिले। इसके बाद से ये फिर से कोरोना मुक्त जिलों से हट गया है।
और कुल केस की अगर बात कर ली जाए तो 4,818 केस कुल मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 2,166 हैं। ठीक हुए मरीज 2,408 मरीज ठीक हो चुके हैं और मृत्यु 244 लोगों की हुई है। और इसमें अगर देखा जाए तो इंदौर सबसे पहले पायदान पर है। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। इंदौर का जिक्र कर रहे थे विकास, और इंदौर पहले पायदान पर, चाहे वो पॉजिटिव मरीजों की संख्या का मामला हो या फिर मौत का मामला हो, और या फिर मरीज जो ठीक हो रहे हैं, जो कोरोना को मात दे रहे हैं, उनका मामला हो। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 20,000 लोगों की अभी तक स्कैनिंग हो चुकी है या स्क्रीनिंग हो चुकी है, टेस्ट हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं जब लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, 4 शुरू होने वाला है? इंदौर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। बिल्कुल पुनीत, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो आंकड़ा अब तक निकलकर मरीजों का सामने आया है उसमें अधिकतम भागीदारी इंदौर की मानी जा सकती है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अधिकतम जो इंदौर जो है उसमें अधिकतम कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 20,000 से अधिक सैंपल का परीक्षण अभी तक हुआ है, उसमें 2378 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि 4 जो डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स में लगातार सैंपल कलेक्शन हो रहा है और 2 डिजिट्स में पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। तो एक जो बड़ा आंकड़ा है वो लगातार नेगेटिव का आ रहा है। लेकिन चिंता का विषय यही है कि अभी भी जो पॉजिटिव मरीज हैं वो लगातार मिल रहे हैं। कुछ पुराने इलाके ऐसे थे जहां पर रोकथाम हुई है, लेकिन जो कुछ नए इलाके ऐसे जुड़ गए हैं, चाहे मल्हारगंज का इलाका हो, मल्हारगंज हो, परदेशीपुरा हो, MIG हो, इन सभी जगह अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिल रहे हैं। परदेशीपुरा में एक ही जगह से 12 मरीज एक साथ में मिले हैं, वहीं मल्हारगंज इलाके में एक ही जगह पर 30 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन का जो तृतीय चरण है वो खत्म होने की ओर है और चौथा जो चरण है उसकी शुरुआत होने वाली है। उसको लेकर शासन और प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सभी ने एक ठोस रणनीति बनाई है। उस एक्शन फॉर्मूला पे काम होना शुरू होगा। ऐसे में इस चीज पर ध्यान रखा जाएगा कि आखिर किन किन चीजों को शुरू रखना है और मरीज जो है उन पर कैसे रोकथाम लगानी है, और जो संक्रमण है उसका जो क्षेत्र है वो कम से कम करना, अर्थात शून्य करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज से इंदौर में एक नई चीज शुरू हुई। जो आटा चक्की जो अब तक नहीं खुलती थी उसका एक वक्त तय किया गया, उस तय वक्त में वो खुलना से शुरू हुई। कुछ जगहों पे कुछ लोगों के यहाँ पे फ्रूट्स मिलना भी आज से शुरू हुए। तो लंबे समय से जो लोग अब तक सामान्य चीजों के लिए परेशान थे वो चीजों की उपलब्धि धीरे धीरे होने लगी, उपलब्धता उनके घरों तक होने लगी है। लेकिन अब भी जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लिए चिंता का विषय यही है कि आखिर कैसे संक्रमण को शून्य किया जाए और शहर की जो रफ्तार है वो वापस से उस रफ्तार पर वो आ सके। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। तो इंदौर में लगातार मामले सामने आते हुए, बढ़ते हुए, लेकिन इस बीच लॉकडाउन भी तीसरा चरण उसका खत्म हो रहा है। चौथा चरण कैसा होता है, खास तौर पर अगर बात कर लें इंदौर, भोपाल या उज्जैन की, तो ये देखने वाली बात होगी। इधर बता रहे हैं आपको कि अब तक प्रदेश में 10 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कोरोना मुक्त हुए हैं, तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। हरदा, शाजापुर, गुना, राजगढ़, श्योपुर, अलीराजपुर, ये 6 जिले जो कि कोरोना फ्री हो चुके हैं, कोरोना मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पर कोरोना के नए मामले सामने नहीं आए। इसके अलावा ये 6 जिलों के अलावा 4 जिले और कौन से हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये 4 जिले शहडोल, आगरमालवा, अनूपपुर और छिंदवाड़ा। इसमें कल तक 11 जिले थे। ये कल तक बैतूल भी जुड़ा हुआ था, लेकिन बैतूल में 2 और मामले सामने आने के बाद बैतूल इस लिस्ट से हट गया और एक बार फिर से कुल 10 जिले रह गए हैं कोरोना फ्री। और वहीं ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला। FIR दर्ज नहीं करने पर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। IG के निर्देश पर SP नवनीत भसीन ने यह कार्रवाई की है। 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात हुई थी। बंदूक की नोक पर उसे अगवा किया गया था और रेप किया गया था। 13 मई की यह घटना है। FIR दर्ज कराने के लिए पीड़ित 2 दिन भटकती रही। खबर हमने दिखाई, इसके बाद खबर का असर हुआ कि IG के निर्देश पर SP ने सस्पेंशन की कार्रवाई। कल 15 तारीख को FIR हुई है। मेरी नॉलेज में आया तो मैंने इसको बड़ा सीरियसली लिया
हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते इस तरह का, किसी भी तरह का लापरवाही ड्यूटी में कोई करे, और वो भी खासकर महिला अपराधों को लेके, महिला सुरक्षा को लेके जो शासन की प्राथमिकता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इसको लेके संवेदनशील हूँ। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को निर्देश दिए कि थाना प्रभारी के खिलाफ एक्शन लिए। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और एडिशनल एसपी को विभागीय जांच दी गई है, प्राथमिक जांच दी गई है, और जितनी भी उसकी गफलत होगी, जो भी उसका डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी होगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। सुशील, कार्रवाई अब की गई है, खबर हमने दिखाई थी जिसका असर अब देखने को मिला, और जो थाना प्रभारी है जिसने आनाकानी की थी एफआईआर दर्ज करने को लेकर, उसे सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए थाना प्रभारी गिजोर्रा जो है उनको अभी थोड़ी देर पहले ही सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं और एसपी के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी हित गोपाल पर आरोप था कि 13 मई की रात एक नाबालिग लड़की यहाँ गिजोर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 2 दिन तक पीड़िता के परिजन भटकते रहे। बाद में एसडीओपी के निर्देश पर डबरा में इसकी एफआईआर 0 पर कायमी की गई थी। तो आज कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब खबर प्रसारित की गई न्यूज 18 के द्वारा, तो आज जो है अभी थोड़ी देर पहले ये एडीजीपी ने इस पे संज्ञान लिया और एसपी को निर्देश देकर टीआई हित गोपाल को तत्काल जो है प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है और एक संवेदनशील घटना थी, जिसको लेकर आज जो है टीआई का सस्पेंशन हुआ है। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उमरिया की करते हैं, जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुंबई से लौटे एक प्रवासी मजदूर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 12 मई को वापसी के बाद इसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और अब रिपोर्ट आने के बाद जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इसे भर्ती करा दिया गया है। जो है जिसका नाम गोपाल सिंह है, ये पाली ब्लॉक के भौथरा ग्राम का निवासी है। ये 8 महीने पहले मुंबई गया था और 12 तारीख को यहाँ मुंबई से वापस आया है। टीकमगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मरीज सगी बहनें हैं जो इंदौर से 12 मई को यहां पर आई थीं। वहीं मरीज के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके साथ ही परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। ये कल रात में हमें बीएमसी सागर से इसकी रिपोर्ट लेट नाइट प्राप्त हुई थी 2 पॉजिटिव केसों की। ये शहरी क्षेत्र टीकमगढ़ में 2 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री एक ही परिवार के 2 बहनें हैं और इनकी जो हमने ट्रैवल हिस्ट्री बाकी जो रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है उसके हिसाब से ये इंदौर से 12 तारीख को वहाँ से अपनी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल से पास के थ्रू यहाँ टीकमगढ़ आए थे, जिनकी 13 तारीख को इनको जाँच करा उन्हें उसी दिन उनको होम क्वारंटाइन जैसा कि गाइडलाइन प्रोटोकॉल है, सिम्टम नहीं थे। एक बहन को थोड़ा सा हल्का सर्दी जुकाम था, उसी दिन 13 तारीख को उनकी सैंपलिंग की थी और कल 15 तारीख को उनकी रिपोर्ट कल ही प्राप्त हुई। मंदसौर में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। 60 साल के बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इनका इलाज इंदौर में चल रहा था। अब यहां पर कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। वहीं कोरोना के 21 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। और अब आपको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए जबलपुर की है, जहां पर हनुमान ताल की रहने वाली शाहीना परवीन की दूसरी रिपोर्ट आने से पहले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं डिस्चार्ज हुए सभी मरीजों से एसपी ने भी मुलाकात की थी। इस मामले में विभाग अब कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। दूसरी तस्वीर दमोह की है, जहां पर जल्दबाजी में पॉजिटिव मरीज को निगेटिव बता दिया गया। इतना ही नहीं, उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद कोरोना मरीज ने वीडियो जारी करके दी। मरीज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देश में लॉकडाउन 4 शुरू होने में अब कुछ घंटों का वक्त बाकी है। 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने खाका तय कर लिया है। सरकार कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने की भी तैयारी में है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती करने की तैयारी है।
कंटेनमेंट एरिया के आसपास के इलाकों को बफर जोन घोषित कर वहां सख्ती की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति जारी की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन सेवा भी शुरू हो सकेगी। कंटेनमेंट एरिया से बाहर होटल खोलने का प्रस्ताव है। रेड जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे, लेकिन उसमें मजदूरों की संख्या को लेकर बाध्यता होगी। दफ्तर पूरी तरह से खुल सकते हैं। प्रदेश सरकार ने फिलहाल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। जो जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, जो वहाँ अधिकारियों से बात हुई है, मैंने भोपाल में खुद ने बात की थी, उज्जैन में मैंने खुद ने बात की थी। उन जनप्रतिनिधियों का राय ये है कि जो कंटेनमेंट एरिया हमारे हैं उनमें थोड़ा बढ़ा के बफर जोन बनाने के बाद बाकी के स्थानों को खोला जाए, लेकिन उसमें मॉल नहीं खुलेंगे, उसमें टॉकीज नहीं खुलेंगी, उसमें स्कूल नहीं खुलेंगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ दैनंदिनी की गतिविधियों को हम इन रेड जो शहर हैं इनमें हम प्रारंभ करें, ऐसी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, ऐसा उन्होंने उनका आग्रह। जो ग्रीन जिले हैं हमारे, वहां जिले के अंदर की सारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। और ऑरेंज 7वें वेतनमान का एरियर रोकने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला और लिखा कि सरकार तुरंत अपना फैसला बदले, वरना इस मामले में चुप नहीं बैठा जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कर्मचारियों के हित की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा कि पूर्व कर्मचारी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, इसीलिए सरकार को जल्द ही अपना फैसला बदलना चाहिए। बताएं कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को जब 7वां वेतनमान दिया था तब 18 महीने का एरियर 3 किश्तों में देने का फैसला किया गया था। 2 किश्तें दी भी जा चुकी हैं। तीसरी और अंतिम किश्त का भुगतान मई 2020 में होना तय था, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कृषि सलाहकार परिषद को भंग कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने इस परिषद को भंग किया है और ये कृषि सलाहकार परिषद कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान गठित की गई थी और कृषि और किसानों को लेकर सुझाव देने के लिए परिषद बनाई गई थी। सीएम की अध्यक्षता में कृषि सलाहकार परिषद गठित हुई थी और इसका कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन इसे भंग कर दिया गया है। आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में एक बार फिर सड़क हादसे पेश आया और इसमें मजदूरों की मौत हुई। सागर में हादसा पेश आया और इसमें 6 मजदूर मौत की नींद सो गए। करीब 15 लोग जख्मी हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो महाराष्ट्र से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। घायलों में बंडा में घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। जिस ट्रक में ये मजदूर सवार थे उसमें पॉलीथीन के बंडल थे। ट्रक में मजदूर अपने परिवार समेत सवार थे। इसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे थे। इनकी मां की मौत हो जाने के बाद बच्चे शव के पास ही बैठकर सिसकते रहे, अपनी मां को उठाने की कोशिश करते रहे। बंडा से 20 किलोमीटर दूर बक्सवाहा के सेमरा पुल के पास दुर्घटना हुई। आसपास के इलाके के लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को इसकी खबर की। इधर सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बंडा सड़क हादसे में घायल मजदूरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए। आपको बता दें कि छतरपुर के बंडा में हुए सड़क हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। के पास बहुत ही दुखदायी हादसा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे थे और ये मजदूर उत्तर प्रदेश के थे। तो बहुत बुरा हादसा हुआ है। 5 लोग मृत हो गए हैं और मृत लोगों के लिए वहीं पर दफनाने की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। बाकी लोगों को एडमिट किया गया और उनको अच्छे से अच्छी जो भी बन सकती है वो व्यवस्था सरकार कर रही है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया।
मैं मनीष बंसल महासमुंद छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, हमें बाल कटवाने की सुविधा मिलने पर क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं प्रवीण कुमार जयपुर राजस्थान से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, अगर सैलून खुल जाए तो क्या हमें सैलून जाके बाल बनवानी चाहिए? हेलो डॉक्टर जी, मैं बापी पंडा उड़ीसा बालेश्वर से बोल रहा हूँ। क्या हम हेयर ड्रेसर से बाल कटवा सकते हैं? आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं देना चाहूंगा और हेयर ड्रेसर्स को भी देना चाहूंगा। हेयर ड्रेसर्स के लिए जरूरी है कि वो ऐसा दिखना चाहिए कि एरिया बहुत क्लीन है और वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में टेबल को भी, चेयर को भी, अपने औजार जो हैं उनको भी और सैनिटाइजर से भी औजार साफ कर सकते हैं। ये चीज़ें बार बार दिखनी चाहिए कि सफाई हो रही है। उनको मास्क यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहने भी हों तो उसके बाद भी सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। और उनको अगर वो कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो हर क्लाइंट के लिए एक नया साफ कपड़ा यूज़ करना चाहिए और बाहर लिखा भी होना चाहिए कि हमें किसी को कोई सिम्टम नहीं है। इससे जो भी कोई क्लाइंट आएगा ज़हनी तौर पे वो मुतमईन होगा कि उसको कोई यहाँ आने के बाद कोई बीमारी नहीं लग सकती। एज ए क्लाइंट आपको ये चाहिए कि खुद मास्क पहन के जाएं और अगर घर से आप अपना कोई कपड़ा लेके जाना चाहते हैं, एहतियात बरतना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ करिए। और ज़रूरी है कि अगर आपको खुद को कोई तकलीफ है, कोई गला खराब है, खांसी है, तो उस वक्त तो आप बिल्कुल भी ना जाएं सैलून पे, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को बीमारी लग सकती है। सो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और हेयर सैलून वालों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अंदर क्राउडिंग नहीं कर सकते। अगर एक क्लाइंट की जगह है तो एक ही क्लाइंट को अंदर आना चाहिए, बाकी बाहर वेटिंग में रहना चाहिए। मुश्किलों से भरा है ये वक्त। जी हाँ, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अकेला नहीं लड़ रहा है। सब और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ रहा है। और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। मेरे हवाले तेरे दर्द सारे सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।